अभी अपन लोग इतिहास पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जाहिर है इतिहास तो विराट है और भारत स्वयं विराट देश है, तो बहुत समय चाहिए इसमें, तो महीनों, तो इस सूत्र रूप में कुछ बातें कहेंगे। उससे भी पहले कुछ बातें ये याद कर लें। एक तो जो सांख्य दर्शन ज्ञान के आधार के रूप में सभी लोग मानते हैं, तो सत रज तम ये त्रिगुण विश्व का आधार कहा गया है। तो ये इसका बहुत अच्छे से, इसका दो तीन तरह से अगर हम स्मरण कर लें, वैसे तो बहुत से अर्थ होते हैं कि सत्व का अर्थ है वो ज्ञान या प्रकाश, उस अर्थ में सत्व है। और क्रियाशीलता रजोगुण का मुख्य लक्षण है, और स्थिरता तमस का लक्षण है। तो स्थिरता भी आवश्यक है, क्योंकि अगर बिल्कुल स्थिरता नहीं हो तो कोई वस्तु टिकेगी ही नहीं। इसलिए तमस का जो सामान्य अर्थ चल गया है वो भी अपनी जगह, भाषा के कई स्तर होते हैं तो अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन जो मूल अर्थ है उसमें हर वस्तु त्रिगुणात्मक है। जो कुछ इस संसार में है सब कुछ त्रिगुणात्मक है, पर उसके स्तर भेद होते हैं ना, और स्तर भेद से परिणाम भेद होता है। योग सूत्र है क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्व हेतु, क्रम की भिन्नता से परिणाम की भिन्नता होती है। तो किसमें क्या क्रम है, तम का, सत्व का, रज का, इससे परिणाम भिन्न होता है। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्व हेतु। तो सत्व जो है वो, उसमें सांख्य दर्शन में सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व जो है वो लघु होता है, प्रकाशक होता है, और इसीलिए इष्ट है। यानी हम सबको अपने चित्त को सत्व बनाने की साधना करनी चाहिए। रजोगुण मुख्यतः क्रियाशीलता का आवेग देता है और तमस स्थिरता देता है, तो तीनों चाहिए, लेकिन सत्व की प्रधानता चित्त में आवश्यक है। तो अपने यहाँ सदा से इस पर बल दिया जाता रहा, इसलिए समाज में सम्मान भी उन्हीं का होता है जिनके चित्त में सत्व का विशेष उद्रेक हो, उत्कर्ष हो, है ना। लेकिन इस समय प्रमादवश हम लोग, हमारी शिक्षा भी ऐसी है, शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी है कि उस ओर से प्रमाद किया जाता है। तो उसका परिणाम ये है कि सत्व की साधना की कमी से तमस बहुत आ जाता है। तमस का वर्तमान रूप ये है कि जिस संस्था से जुड़ा है या जिस बोध स्तर पर है, जैसे मान लीजिए हम बचपन से हमने कुछ पढ़ा, स्वाभाविक है, जहाँ पैदा हुए हैं शासन ऐसा है तो कुछ उसी को सुनेंगे। अब इसके बाद एक स्तर पर पहुंच के जब ज्ञान से पता भी चलता है कि ये तो गलत हम सुने थे, तो उससे मुक्त होने में तमस बाधक होता है। तो जो ज्यादा प्रतिभाशाली हैं वो तो सरलता से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उस तमस के कारण बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए सत्व की साधना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए साहित्यकारों के बीच में सबसे सरल उदाहरण वो भी है। तो साहित्यकारों के बीच में काम हुआ तो साहित्यकारों के संगठन बन गए, तो संघ से यानी देशभक्ति की भावना से प्रेरित भी बहुत से बने। और विश्वविद्यालयों में शासन तो कम्युनिस्टों का ही था, तो उन्होंने दुनिया भर का कुछ भी लिख दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे भी मूल रूप में जो है वो भी गलत ही है। भक्ति काल आदि जो विभाजन है वो बहुत गलत है, उस पर हमने अलग से लिखा है। भक्ति तो वैदिक काल से ही है, इसलिए भक्ति काल कोई काल कैसे हो सकता है, आदि आदि। लेकिन बाद में ये प्रगतिवाद आदि का जो दौर चला तो उसमें उसकी काट के लिए लोगों ने शब्द तो गढ़ लिए राष्ट्रवाद, लेकिन ज्यादातर धारणाएं उस समय जो प्रगतिवादी लेखक और कवि प्रतिष्ठित हुए उनके शब्द विभाग में पढ़ाने के कारण बहुत से अध्यापक जो थे, जो भारतीय साहित्य धारा से भी जुड़े, उन्होंने रट लिया। अब क्या है, अब उन्हें अगर ये बताओ तो उन्हें बेचैनी होती है, तो उसमें वो तमस, थोड़ा अहंकार भी आड़े आता है, वो भी तमस का ही एक रूप है कि मैंने तो यही पढ़ाया है। अरे भाई, तो आपने पढ़ाया है तो आपके अनेक जन्म हो चुके हैं, उसको छोड़ दीजिए। अगर पता चलता है तो अकेले में तो कह देते हैं, आप कहे तो ठीक रहे, लेकिन मैं तो ये तमस जो है ये बड़ी भारी बात है। इसलिए सत्व की साधना करनी चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो इतिहास का है, तो अलग अलग कालखंडों में, एक कालखंड बाद में ऐसा आया ब्रिटिश काल में कि जो हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, जैसा मैंने बताया, ये जो मार्ले मुनरो सुधार है उसमें ऑटोनॉमी की बात घोषित हो गई थी। यानी 1857 तक तो कोई हैसियत ही नहीं थी इनकी, ये राजाओं को सामने रख के और आपस में लड़ा के ही आगे बढ़ रहे थे। बाद में लिखने में वो लोग बहुत ही छली हैं, बार इसको दोहराने में मुझे संकोच भी होता है कि क्यों किसी को बार कहा जाए, लेकिन इतना अच्छा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे पेश करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई शासक थी,
अरे भाई किसी न किसी राजा के अधीन थी, सदा हाथ जोड़ती थी, और उसके बाद अगर वो विश्वासघाती है, नमक हराम है, कृतज्ञ है, नरकशु है, तो इसमें इतने गौरव की क्या बात है कि आप उनको सरकार भी कहने लगे। तो यहाँ पर पढ़ा देते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, तब तो ये क्या है, तमस है। लेकिन मुख्य बात यह है कि 1858 के तत्काल बाद जब विक्टोरिया आई, 1 नवंबर 1858 को जो उन्होंने घोषणा की, जो देश भर में बाद में मुनादी ट्वीट के उसको रिपीट किया गया, लेकिन सबसे पहले प्रयाग में उसे पढ़ा गया था। तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि आज से मेरा भतीजा भारत का वायसराय होगा। तो अधिकृत वक्तव्य है रानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का। अब जब रानी विक्टोरिया कह रही कि आज से ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिश वाले हिस्से के भारत का मेरा भतीजा वायसराय होगा, तो उसके पहले अंग्रेजों का शासन बताना, यानी आप विक्टोरिया से भी बढ़ के अंग्रेज भक्त हो गए। लेकिन यहाँ पढ़ाया जाए तो बहुत से लोग भाषण देते हैं, लोकप्रिय भी हो जाते हैं। 500 वर्ष से अंग्रेजों का शासन है, भाई हमारे पिताजी रहे होंगे अंग्रेजों के गुलाम भारत को, तो विक्टोरिया कह रही है कि 1858 से। ठीक, इसके बाद इस वक्तव्य में क्या कहा है, हम यहाँ की सभी प्रजा के धर्म, रिलीजन्स बोली है, रिलीजन्स की रक्षा करेंगे। यानी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो इंग्लैंड का ऑफिशियल धर्म है, राजधर्म है कह लें, उनकी ड्यूटी है। इंग्लैंड का क्राउन जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैट्रन होता है, और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को लागू करना उनकी ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी। वो भारत में नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं, इसका आगे बताया है कि हमारी भारतीय राजाओं से संधि हुई है, हम वचन देते हैं कि हम भारतीय राजाओं की सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो झगड़े की जड़ थी गोद प्रथा, उनके उत्तराधिकार प्रथा और गोद प्रथा में आज से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कंपनी जो करती थी वो हम नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि छली तो पूरा इंग्लैंड का ही शासक वर्ग है, तो जो गोद प्रथा के नकली झगड़े करा के हड़प लिया था जगह जगह, उसको ये नहीं कहा कि हम सब त्यागते हैं। इतने उदार नहीं थे। भारत के राजा होते पुराने तो कह देते ये तो बहुत गलत किया था, कंपनी के लोग तो लफंगे हैं और हम तो महान ब्रिटिश शासन है, तो आजकल जो उत्तराधिकार के नकली झगड़े करा के हमारे लोगों ने हड़पा है वो त्यागते हैं। तो वो यहाँ उनमें नहीं थे, एकदम आए तो लालच से ही थे। लेकिन ये कहना पड़ा कि आज से हम उत्तराधिकार के झगड़ों में और गोद प्रथा आदि में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारत के राजाओं की सीमा में हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ब्रिटेन ये अपेक्षा करता है कि भारत के राजा भी ब्रिटिश भारत की सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करें, मतलब वहाँ तोड़फोड़ नहीं करें आदि आदि। और वो आम माफी तो दे ही दी थी, ठीक युद्ध के समय बहुत मारा, फांसी चढ़ाई, लेकिन फिर घोषणा कर दी कि आज से जिन लोगों ने युद्ध में भाग भी लिया था उनको सबको माफी दी जाती है। हालांकि उनका अपना एक तरीका था तकनीकी कि फिर खोज करते रहेंगे, यातना जारी रही, लेकिन फिर भी ये कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि भारतीय राजाओं से संधि के द्वारा वो आए थे। अब ये भी भूल जाते हैं लोग, यानी रानी कह रही है कि भारतीय राजाओं से मेरी संधि है। ठीक, अच्छा, संधि के और प्रमाण क्या हैं? संधि के प्रमाण ये हैं कि ब्रिटिश वायसराय को भी वो एक राजा ही मानते थे बड़े क्षेत्र का। तो ब्रिटिश वायसराय को यहाँ भारत की नकल में उन्होंने तोपों की सलामी तय कर रखी थी कि किसकी क्या हैसियत है, उसके हिसाब से सलामी दी जाएगी। बहन जी मेरा चश्मा होगा, नहीं ये नहीं होगा, रहने सलामी दी जाएगी। ठीक, तो भारत के वायसराय को कितने तोपों की सलामी दी जाती थी? 31 तोपों की। हम बिल्कुल निकट के इतिहास से चल रहे हैं, फिर पीछे जाएंगे, है ना। और जो शेष राजा थे उनको कितने तोपों की सलामी थी? इससे पता चलता है कि ब्रिटिश शासन उनकी क्या हैसियत मानता है ना, उन राजाओं की, क्योंकि तोपों की सलामी उनका स्टेटस सिंबल है ना, घोषित। तो वायसराय को 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। बड़ी वाली पुस्तक में ज्यादा विस्तार से दिया है मैंने, ये उसका छोटा रूप है। और देश के बहुत से ऐसे राजा हैं बड़ी किताब नहीं लाए, अच्छा इसमें थोड़ा सा है। इनमें से जो 115 राज्यों को अलग अलग तोपों की सलामी दी थी, ठीक है ना। तो 7 राजा ऐसे हैं जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। 7 राजाओं को, यानी 31 उनको है तो 7 को 21, यानी ये सातों मिलके तो ब्रिटिश वायसराय से बड़े हो गए ना। हर एक को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, ठीक है। इन सब राज्यों का विवरण मेरी बड़ी पुस्तक है, भारत 1000 वर्षों की पराधीनता एक औपनिवेशिक भ्रमजाल, उसमें बड़े विस्तार से एक एक राज्य का दिया है। ये तो उसका संक्षिप्त रूप है। तो
21 तोपों की सलामी वाले 7 राज्य थे, फिर 19 तोपों की सलामी वाले 8 राज्य थे, 17 तोपों की सलामी वाले 10 राज्य थे, 15 तोपों की सलामी वाले 17 राज्य थे, 13 तोपों की सलामी वाले 12 राज्य थे, 11 तोपों की सलामी वाले 32 राज्य थे और 9 तोपों की सलामी वाले 29 राज्य थे और एक एक और दो तोप की सलामी वाले और बहुत से थे, जो कुल मिला के 526 रियासतें थी ना। तो जो ये बड़े बड़े राज्य हैं जिनका हमने बताया 11, 21, 17, 15, 11, 13, इनको ही मिला लें तो 1493 तोपों की सलामी बैठती है। यानी स्वयं ब्रिटिश कैटेगरी में उनकी हैसियत 31 तोपों की है, तो जो शेष भारतीय राजा हैं उनकी लगभग 1500 तोपों की सलामी है। यानी अपने से 50 गुना या 45-46 गुना अधिक शक्ति उनके पास है, ये तो वही मान रहे हैं। और हमारे यहाँ वो पूरे ब्रिटिश भारत हुआ तो लगभग आधा भारत स्वतंत्र है और आप उसे कह रहे हैं, तो कहेंगे नहीं स्वतंत्र नहीं है, संप्रभुता स्वीकार है, सही है। तो ये तो संधि जो है ये हमारे यहाँ अभी राजनीति शास्त्र पर जब चर्चा करेंगे तो षाडगुण्य तो राजनीति शास्त्र का अंग है। अगर राजा प्रबल हो गया किसी समय या कोई भी विपक्षी उस समय जो लड़ रहा है वो राजा से लड़ने वाले को राजा ही कह देते हैं। तो राजा अगर शक्तिशाली है तो उससे संधि कर लेना और मौका लगने पे संधि तोड़ देना, ये तो राजनीति का आवश्यक अंग है। संधि, विग्रह, यान, द्वैधी भाव, है ना, ये सब षाडगुण्य में आते हैं। तो अगर उन्होंने संधि की तो वो राजधर्म का पालन किया। भारतीय राजाओं ने देखा भाई छल से सही, तिकड़म से सही, हमारे लोगों के सहयोग से सही ये शक्तिशाली हो गए हैं, संधि नहीं करोगे तो पूरा शासन चला जाएगा, तो उन्होंने संधि कर ली। संधि को गुलामी कहना, तो ये वो तो स्वयं गुलाम रहे। इंग्लैंड फ्रांस का गुलाम रहा, फ्रांस स्वयं जर्मनी का गुलाम रहा। यानी यूरोप का ऐसा कोई देश नहीं है जो शताब्दियों गुलाम न रहा हो किसी न किसी का, पर वो अपनी गुलामी की कभी चर्चा नहीं करते। भारत में क्या होड़ मची है, हम इतने गुलाम रहे भाई। तो या तो आप, इसीलिए भारत में इतिहास पढ़ते समय सबसे पहले आपको विश्व का इतिहास पढ़ना चाहिए, वो भी अंग्रेजी पुस्तकों में लिखा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि हिंदी में तो जो लिखते हैं अजीब सी चीजें लिख देते हैं। तो विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो हमसे अधिक पराधीन नहीं रहा हो, लेकिन कोई पराधीनता की चर्चा नहीं करता। और ये केवल संधि की है इन्होंने, क्योंकि पराधीनता किसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय उसके अनुसार। कोई देश कब गुलाम है, देशों के जहां तक बात, जब कोई देश सेना लेकर किसी देश पर आक्रमण करता है घोषणा करके और उसको अपने पूरी तरह नियंत्रण में कर लेता है, तो उसे कहा जाता है कि वो उसका स्लेव है। न तो अंग्रेजों ने एक दिन घोषणा की कि हम भारत में आक्रमण कर रहे हैं, उनकी हैसियत ही नहीं थी। इंग्लैंड कितना बड़ा था, पहले जब चला है तब इंग्लैंड है ना, बाद में उसी बीच वो कुछ यहाँ की शक्ति लेके कई जगह से वो यूके बन गया ना, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जो मूल इंग्लैंड है वो तो छत्तीसगढ़ के बराबर था। आपका बरेली, मुरादाबाद, इन 2-3 जिलों को ले लो, बस कुल इतना था, कोई बड़ा राज्य थोड़ी था। वो कहाँ भारत को करता, तत्कालीन भारत तो इंग्लैंड से 50 गुना बड़ा था। तो इंग्लैंड की तो हैसियत ही नहीं थी, कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता था कि भारत पर हम आक्रमण करेंगे। तो छल से धीरे धीरे आए ना, तो उसको तो गुलाम नहीं कहते। कोई आपके घर में आए मेहमान बन के और किसी थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कब्जा कर ले, तो आप उसे कहने लगेंगे क्या कि हमारे घर का मालिक है, और फिर आपने भगा दिया। तो भारत का जो विराट इतिहास है उसमें 90 वर्ष क्या होते हैं। 1858 में गए हैं, 1947 में जाना पड़ा है। 1858 में आए हैं, 1947 में जाना पड़ा है। 90 वर्ष तक लगभग आधे भारत में अंग्रेज रहे, अन्यों से संधि पूर्वक। इसे आप गुलाम किस आधार पे कहते हैं? एक, कभी उन्होंने कहा नहीं कि हम भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, सदा ये कहे कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ की प्रजा की भलाई चाहते हैं, यहाँ के लोगों ने बुलाया है इसलिए आए हैं। और यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी लाए भी नहीं। जितना अंग्रेज, अगर हम अंग्रेजों के उसको कहें तो फिर आप 1947 से तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी पूरी तरह भारत में लागू है। अभी हम थोड़ी देर में विस्तार से राजनीति शास्त्र में बताएंगे। सारा आपका एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम सब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी से प्रेरित है। तो इसको गुलाम कहेंगे क्या? 15 अगस्त 1947 के बाद अगर आप गुलाम नहीं है तो 1858 से 1947 के बीच कैसे गुलाम है, तो कैसे हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। तो एक तो ये जानना चाहिए कि अपने देश के पक्ष को गौरवपूर्वक और थोड़ा बढ़ा के बताना संसार का, मनुष्य मात्र का स्वभाव है। ये हमने कब से सीख लिया कि अपनी निंदा, अपनी हीनता, अपनी ग्लानि, अपने पक्ष का दोष बढ़ा चढ़ा के बताना, ये तो पाप है। इसमें गुलामी नहीं है, दंडनीय अपराध है। और ये 4 पीढ़ी से
कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है, अब बाकी पार्टियों के भी नेताओं को वो आदत पड़ गई है, तो ये बहुत दोष है। कम से कम बौद्धिक क्षेत्र में इसको अपराध कहा जाना चाहिए कि ये प्रज्ञापराध है। आप इस तरह से, आपको शौक है तो आप कह दीजिए कि मेरे पूर्वज गुलाम थे, आप पूरे भारत को गुलाम नहीं कह सकते। हमारे महान पूर्वजों की निंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है ना, जिन्होंने निरंतर संघर्ष किया, युद्ध किया। तो इसलिए एक तो ये बंद होना चाहिए, भारत कभी भी गुलाम नहीं था, झूठी बात है गुलामी की, अभी मुसलमान पीरियड में भी आते हैं, निकट से हमने शुरू किया। दूसरी बात, संसार में जहाँ जहाँ उन्होंने राज्य अपने आसपास जब असली राज्य किया है, कॉलोनीज की बात अलग है, तो कैसा राज्य किया है? असली उनका राज्य टोटल अगर हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है पूरी तरह। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो उनके पुराने लोग हैं, जिनको वो भारत समझ भारतीय कह रहे थे, पहले इंडियन कहा, फिर रेड इंडियन कहने लगे, वो कहाँ हैं पावर में? 12 करोड़ रेड इंडियन उनके अनुसार थे और आज 1 करोड़ भी नहीं है संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीप में, और जो हैं वो अलग अलग बस्तियों में सिमट गए हैं, है ना। भारत में तो जो भी ब्रिटिश शासन चला वो हिंदुओं के सहयोग से चला है, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हिंदू अफसर थे। तो इसको कहना ही है, जिसको बहुत शौक है सत्यनिष्ठा का, अपने देश के विषय में असत्य बोलना और अंग्रेजों के छोटी सी भी सफलता को बढ़ा चढ़ा के बताने की अगर आपको खुजली मची ही है, तो इसको हिंदू इंग्लिश शासन कहिए ना, हिंदू ब्रिटिश शासन। 90 वर्ष तक जो भारत में रहा वो भी हिंदू ब्रिटिश शासन है। ब्रिटिश शासन कैसे है? शीर्ष अधिकारी वो थे, नीचे सब कलेक्टर भी हमारे हो गए थे, कमिश्नर भी हमारे बाद में, शुरुआत में नहीं थे, पुलिस हमारी, न्यायिक अधिकारी हिंदू होने लगे बाद में, तो वो शासन कैसे हो गया? इंग्लैंड में तो कोई हिंदू जज नहीं है, इंग्लैंड में तो ये फार्स है, इतनी जालसाजी चल रही है। अब उन्होंने नया तरीका इंग्लैंड और अमेरिका में ये निकाला है कि जो ईसाई बन जाए उसको कहेंगे कि तू अपने हिंदू नाम को तो कायम रख और अपने को हिंदू पेश कर, और कह दो, वो अभी एक आए हैं ना, वो नारायण मूर्ति के रिश्तेदार, गीता लग के शपथ खाते हैं। अरे गीता से क्या मतलब है? जिस देश का घोषित शासन है प्रोटेस्टेंट चर्च की रक्षा करना, तो प्रोटेस्टेंट चर्च की रक्षा में जो नियुक्त होगा वो हिंदू कैसे रह सकता है? वो यज्ञ करे, हवन करे, कुछ भी बेवकूफ़ी करे, नाटक करे, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। क्यों नहीं रह सकता? प्रोटेस्टेंट चर्च तो यही मानता है ना कि ओनली बिगॉटन सन जीसस है, और डी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। अगर आपने डी रिलीजन क्रिश्चियनिटी को मान लिया और ओनली बिगॉटन सन जीसस को मान लिया और बाकी सबको सिंफुल मान लिया, पाप में मान लिया, तो आप हिंदू किस परिभाषा से रह गए? ऐसा कौन सा हिंदुत्व आप कर रहे हैं? या तो फिर बताइए कि एक नास्तिक हिंदुत्व, अथवा नास्तिक भी नहीं, पाप परायण हिंदुत्व नाम की कोई एक कैटेगरी बनाइए, वो अलग बात है। लेकिन हिंदू कहने से जो आप भ्रम पैदा करते हैं तो बहुत बड़ा है। कोई इंग्लैंड का लिखित संविधान है कि वहां सेनापति और शासनाध्यक्ष गैर प्रोटेस्टेंट हो ही नहीं सकता, रोमन कैथोलिक नहीं हो सकता। और यूरोप में जितने लोकतांत्रिक देश हैं, मेरी पुस्तक है भारत का संविधान और भारत का धर्म, वहाँ है क्या देखिएगा, उसमें हमने अच्छे से बताया है। प्रत्येक देश में या तो कोई कैथोलिक का राज्य है तो वो कैथोलिक ही हो सकता है, राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री और न्यायाधिपति और सेनापति, और नहीं तो प्रोटेस्टेंट, और नहीं तो लूथेरियन, नहीं तो ऑर्थोडॉक्स, जो भी उनके अलग अलग हैं। कहीं रोमन कैथोलिक हैं, कहीं प्रोटेस्टेंट हैं, कहीं लूथेरियन हैं, कहीं ऑर्थोडॉक्स चर्च है। कोई ना कोई ईसाई ही सेनापति हो सकता है, और तो छोड़िए। और बहुत से देश ऐसे हैं जिसमें सेना में भर्ती ही नहीं हो सकता कोई गैर ईसाई। ठीक है ना, थोड़ा सा ही बताते हैं आपको बिल्कुल सार में। ऑस्ट्रिया किसी समय बहुत बड़ा साम्राज्य था यूरोप का, वर्तमान में वो लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला नेशन स्टेट है। यहाँ का अधिकृत राजकीय चर्च है रोमन कैथोलिक चर्च। दूसरे पंथों को उपासना का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन विशेष संरक्षण केवल रोमन कैथोलिक को प्राप्त है। इंग्लैंड में विशेष संरक्षण केवल प्रोटेस्टेंट चर्च को प्राप्त है, रोमन कैथोलिक को कोई चर्च नहीं प्राप्त है। अभी 1926 में तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यह नियम बना दिया था, बाद में रद्द हो गया, लेकिन एक मानसिकता दिखाता है कि कोई भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन किसी रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन से नाराज होने पर उसे थप्पड़ मार सकता है और अंगूठे के बराबर मोटा कोड़ा मार सकता है, इससे ज्यादा मोटा नहीं मारेगा। कानून था। और ये किसने लिखा है? हमने नहीं लिखा है। जॉन फेरल की पुस्तक है, आप लोग गूगल में भी देख लीजिए, उसका विवरण मिल जाएगा अमेजन में। जॉन फेरल की पुस्तक है एन अटरली बिटरली हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और फिर नीचे उसका सब टाइटल है 2000 ईयर्स ऑफ इडियट्स इन चार्ज।
उसमें उन्होंने खुद बताया है कि यहाँ ऐसे शुरू में ही इंडेक्स में कानून दिए हैं कि ये कानून बना था। यानी इंग्लैंड में कोई रोमन कैथोलिक, कोई लुथेरियन, कोई ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी राष्ट्रपति नहीं बन, राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता, सेनापति नहीं बन सकता, मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता। तो ये जानना चाहिए। भारत में तो उनकी ये हिम्मत नहीं थी। भारत में तो ये कानून नहीं बना पाए ना कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ही प्राइम मिनिस्टर होगा। चुपके से नेहरू ने क्या संधि की वो अलग बात है, लेकिन नेहरू भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन तो नहीं थे। तो इससे पता चलता है ना कि वो विधिवत इंग्लैंड का राज्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने संधि की, छल किया, लेकिन आप उसे इस तरह से, और सारे देश अपनी बात को कितना, अपनी कमी को हल्के से लेते हैं और अपनी विशेषताओं को बढ़ाते हैं। इंग्लैंड की तो कमी ही कमी है, आप पढ़ने लगे तो आश्चर्य होगा, अभी वो विषय नहीं है। इंग्लैंड जैसे राष्ट्र तो लज्जा के मारे डूब मरेंगे अगर हम भारतीय दृष्टि से देखें तो। क्या था उनके पास? अभी दुनिया की लूट के बाद थोड़ा सा खाने पीने को मिला है। इंग्लैंड के औसत आदमी को 1960 तक ठीक से भोजन और वस्त्र नहीं मिलते थे, औसत आदमी को। ये तो जब मार्शल प्लान अमेरिका ने लगाया है दुनिया को लूटने के बाद, जो उसको मिला, युद्ध के बाद इतना इंग्लैंड जर्जर हो गया था, लग रहा था कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा, राशनिंग हो गई थी, सब हो गया था। अमेरिका ने मार्शल प्लान लगा के बहुत ज़्यादा मदद दी, तब वहाँ रोटी, सामान्य भोजन मिला है। नहाने की सुविधा नहीं थी 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में, पब्लिक बाथ्स बहुत कम थे, केवल एलीट लोग थे। कपड़े तो साधारण लोगों को मिलते ही नहीं थे। बेचारों ने जो कहा, उन्होंने उसको संपूर्ण मनुष्यों पे लागू कर दिया, पर उनके पूर्वज तो सचमुच कपड़े की, वो पेड़ की छाल ही पहनते थे ना। अब अपने पूर्वजों को उन्होंने मनुष्य मात्र का पूर्वज कह दिया, लेकिन उनके पूर्वज तो वही पहनते थे, पेड़ की छाल, बस उनका धनी लोगों का उतारन। धनी लोगों के पास भी ऊनी कपड़े कितने होते थे। यहाँ तो जयललिता जैसों के पास 250-300 सेट हैं, बड़े से बड़ा इंग्लैंड का धनी, उसके पास 15-16 से ज़्यादा तो कभी कपड़े हुए नहीं ऊनी। जब से भारत के संपर्क में आए तब वहाँ भी शौक हो गए, क्योंकि यहाँ के सूती कपड़े से तो वहाँ ललक मच गई थी। इतने कोमल कपड़े जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन लोगों के खुद के लिखे वर्णन पढ़ लीजिए आप। तो इंग्लैंड जैसा बदहाल नेशन स्टेट अपनी कमी कभी नहीं बताता। हमको कौन सी खुजली मची हुई है बताने की। तो ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया तो कम्युनिस्ट राज्य था, फिर भी वहां जब कम्युनिस्ट थे तो भी रोमन कैथोलिक रिलीजन को सरकार से संरक्षण प्राप्त था और वेतन मिलता था सारे रोमन कैथोलिक पादरियों को, है ना। और चर्च के विषय में कानून बनाने का अधिकार जब कम्युनिस्ट था, उस समय की चेकोस्लोवाकिया में केवल चर्च की महासभा को अधिकार था। यानी कम्युनिस्ट लोग भी चेकोस्लोवाकिया में कानून नहीं बना सकते थे चर्च के बारे में। फ्रांस जो है वो रोमन, पहले केवल रोमन कैथोलिकों को था 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। अब वहाँ हो गया है कि चलो अन्य ईसाइयों को भी दे देंगे, लेकिन गैर ईसाई को फ्रांस में भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बस आपको रहने की छूट है उनके कानूनों के अनुसार। राष्ट्रपति के संदेश, राष्ट्रपति को माने कोई ईसाई ही राष्ट्र, प्रोटेस्टेंट चर्च है इंग्लैंड की तरह, और वहाँ भी प्रोटेस्टेंट चर्च और कैथोलिक चर्च दोनों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई ईसाई जर्मनी का राष्ट्रपति नहीं हो सकता, यानी लुथेरियन नहीं हो सकता, ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इटली तो रोमन कैथोलिक है ही है, स्पेन है, बहुत सब देशों का हमने इसमें लिख रखा है। यानी ऐसा कोई भी नेशन स्टेट नहीं है पश्चिमी यूरोप का जहाँ, और कोई सेकुलर नहीं है, सब रिलीजियस स्टेट हैं। कोई रोमन कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई लुथेरियन है। वेस्टर्न यूरोप का एक भी देश सेकुलर नहीं है। अब ये भारत में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, वो तो घोषित रूप से रिलीजियस है ना भाई। तो अभी बात ये चल रही थी कि भारत में तो उस तरह का शासन वो कर ही नहीं सके कि प्रोटेस्टेंट चर्च का ही शासन होगा, और अपने राजाओं से संधि करके उन्होंने उनको इतने इतने तोपों की सलामी का अधिकार दिया। तो इसके बाद गुलाम कहना कहाँ सही है। दुनिया का और कोई देश होता तो इसकी चर्चा ही नहीं करता, और जिसका इतना विशाल इतिहास है। अरे भाई, भारत में तो ऐसे ऐसे राजवंश हैं ना जो 1-1000 वर्ष तक लगातार चले, उनका तो लिखित विवरण मौजूद है, और ये कुल 90 वर्ष चले। 1000 या 600 या 700 वर्षों के राजवंशों के देश में 90 वर्ष अगर कोई राजवंश भी मान लो उनका, तो आधे भारत में तो क्या हैसियत रखता है उसको इतना महत्व देना। तो कैसे हुआ है, अब इस पर आ जाए, फिर तुरंत मुस्लिम पर आएंगे। तो जो यहाँ जब 1858 में उन्होंने घोषणा की कि आज से मेरा भतीजा
ब्रिटिश भारत का वायसराय होगा। इसके बाद गौरक्षा आंदोलन चले हैं 1890 से 1900 तक। वो मेरी पुस्तक सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गोमाता में, उसमें इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। रानी विक्टोरिया लगातार डर रही है गौरक्षा आंदोलन से, चिट्ठी लिख रही है यहाँ के वायसराय को कि ये गौरक्षा आंदोलन, डोंट ट्रीट इट एज ए रिलीजियस मूवमेंट, इसे रिलीजियस आंदोलन मत समझो, ये किसी भी दिन हमको उखाड़ के फेंक देगा, 1857 से ज़्यादा भयंकर हो सकता है, और इन पे अंकुश रखो। तो तब ये निर्णय लिया गया कि जितने इसके गौरक्षा आंदोलन में काम करने वाले स्वामी जी लोग, मतलब जो उसमें प्रवचन आदि देते हैं, उनके सबके लिए एक ब्रांच बनाई गई, ठगी और डकैती, गुप्तचर विभाग की एक शाखा है ठगी और डकैती। ठगी और डकैती शाखा की फाइल में इनके नाम है, दयानंद सहित सबके। यानी कैसे धूर्त हैं, कैसे चलते हैं कि रिकॉर्ड में ये सब ठग और डकैत घोषित हैं, और सब स्वामियों के नाम है। काला स्वामी, स्वामी दयानंद, इनको सबको ब्रिटिश रिकॉर्ड क्या कह रहा था? ठग और डकैत। क्यों? क्योंकि अपने शासन के लिए खतरा देख रहा था, ऐसे शासन करते। तो 1890 से 1900 के बीच लगातार डर रहा है। 1919 आते आते फाइनल हो गया कि हम यहाँ से जाएंगे। क्यों फाइनल हो गया? कोई करुणा से नहीं। 1914 का जो प्रथम महायुद्ध हुआ है, रिकॉर्ड है, उस समय तक इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। हमारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, स्टैंडिंग आर्मी पहले भारत में गठित हुई है, ब्रिटिश वाली भी। और हमारे यहाँ तो सेना की, माने महाभारत का तो रिकॉर्ड ही है कितनी सेना की विशाल परंपरा थी। तो प्रथम महायुद्ध में जो उन्होंने भर्ती किया है, तो कहा कि हर बालिग युवक को भर्ती कर लो। तो किया तो, लेकिन वो लड़ नहीं पाए। ये सब उन्हीं का रिकॉर्ड है, हम अपनी ओर से सब इंग्लिश लेखकों का और इंग्लिश पुस्तकों का बोल रहे हैं। तो फिर ये चूंकि लड़ना नहीं आता था, तो जब वो जर्मन सैनिक आए, जर्मन सैनिक बड़े खूंखार थे, तो वो डर के खाइयों में घुस गए। तो जब भारतीय सेना यहाँ से गई है, तब उनको खाई से निकाली है। तो पास में, अच्छा बता दीजिए। नतीजा ये है कि वो उन्हीं का विवरण है। खाइयों में, मैंने ब्रिटिश फौज, ब्रिटिश जवान बेचारे, फौज में तो जबरन भर्ती किया गया था, सबसे ज्यादा खाइयों से मरे हैं, युद्ध भूमि में नहीं मरे। क्यों? खाइयों में एक तो पैर तक पानी, बर्फ पिघली तो पानी भर गया, तो कमर तक पानी भर गया, घुटने तक पानी भर गया, तो कई दो महीने वहां रहे ना, निकल नहीं सकते, तो पैर सड़ गए। तो ज्यादातर पैर सड़ने से मरे या पैर उनके काटे गए। इसीलिए इंग्लैंड में हाहाकार मच गया था प्रथम महायुद्ध के बाद। और फिर निकल नहीं रहे थे डर के मारे, तो टट्टी पेशाब सब एक कपड़ा जो पहन के घुसे थे खाई में, उसके विवरण है, मैं उनका अक्षर से बता रहा हूँ। वहीं टट्टी कर रहे हैं, वहीं पेशाब कर रहे हैं, उसी पेंट में, वहीं कुछ भी खा ले रहे हैं, अगर मिले, नहीं मिले तो कुछ भी, और नहीं तो कोई सैनिक मिल जाए तो एक को मार देंगे, उसी का मांस खा लेंगे। बहुत बीभत्स वर्णन है, आप पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब भारतीय सेना गई है, तो उसने उनकी रक्षा की है। तो इसलिए उन्होंने घोषणा की कि अब हम आपको ऑटोनॉमी देंगे। लेकिन धूर्त तो थे ही, ये नहीं कह रहे हैं कि उनके मन में आ गया, लेकिन उनको कहना पड़ा। और यहाँ के राजाओं से, जहाँ जैसे जैसलमेर की सेना नहीं जाती, तो अरब क्षेत्र में तो वो बुरी तरह हार जाते। ऊंट की सेना गई है, महाराजा जैसलमेर स्वयं गए थे। उस समय के महाराजाओं के आप टाइटल देखिए, बड़े बड़े युद्ध वाले पदक मिले हुए हैं, बड़े गर्व से हमारे राजा लगाते थे। वो एक अलग बात है, शर्मनाक है, लेकिन ये सब ब्रिटिश फौज में पदक लिए हुए थे। और वहाँ गए, और अरब क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र में तो उनको लड़ना आते नहीं, मर जाते बिलबिला के अंग्रेज सब। तो यहाँ की फौज गई है, ऊँटों का रिसाला गया है। तो जब उन्होंने देखा कि भारत की इतनी सेना है, इतनी पराक्रमी है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब इनसे ज़्यादा दिन शासन करना उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। तो वो घोषणा कर दी। जब मार्लेमेंटो सुधार उन्होंने घोषणा की, मूल विषय यहाँ से आता है। तो यहाँ के जो चतुर लोग हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, जो लंदन तब तक जा चुके थे, क्योंकि कहा गया था कि लंदन में बड़ी ऊंची शिक्षा होती है। ये अलग बात है कि स्वयं गांधी जी ने कहा है कि मैं लंदन इसलिए जा रहा हूँ कि भारत की पढ़ाई बहुत कठिन है। भारत में जो अंग्रेजी भी स्कूल हैं, तो यहाँ के टीचर तो ज़्यादातर हिंदू ही होते थे ना, तो उनको परंपरागत गुरुकुल वाली आदत थी। तो बोले यहाँ की पढ़ाई बहुत कठिन है, वहाँ थोड़ा मौज मस्ती से भी पढ़ाई हो जाती है। और नेहरू ने भी यही लिखा है कि मैं यहाँ हैरो पब्लिक स्कूल में हूँ और मज़े मस्ती करता हूँ, रात को आग जला के अलाव तापता हूँ, वगैरह वगैरह। वो वाला पक्ष नहीं बोलेंगे जो लड़कियों वाला है ना। मजे के लिए जाते थे वहाँ आसानी से, क्योंकि आज भी वहाँ तो पहले बहुत सारे मार्क्स हैं ना, स्पोर्ट्स के मार्क्स अलग हैं। अगर आप अपने इलाके के बड़े गुंडे हैं, उसका कैम्ब्रिज और
ऑक्सफोर्ड में बाकायदे उसकी मार्किंग्स है, आप रफियन हैं, आप गुंडे हैं, आप बहुत बड़े कुश्तीबाज हैं, उसकी मार्किंग है। तो वहाँ पास होने के लिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने मार्क्स मिलते हैं, आसान था। तो जो लोग वहाँ गए थे वो सब देख रहे थे, तो वो समझ गए कि इनको सचमुच जाना पड़ेगा। इसीलिए 1918-19 के बाद कांग्रेस की जो ठंडी धारा है, जिसे नरम दल कहते हैं, उसमें जो लोग गए हैं सब धूर्त लोग हैं, और वो इस इरादे से गए थे कि अंग्रेजों से दोस्ती बढ़ाओ, जब ये जाएंगे तो हम इनको गद्दी दे के जाएं। ये राजनीति ऐसे अचानक नहीं होती जैसा अभी पढ़ाया जाता। जैसे अभी अपना ही देखो, संघ कब से काम कर रहा है, धीरे धीरे काम करते करते एक जगह बनाई, तब ना आज मोदी आए हैं। तो राजनीति में तो वर्षों की योजना बनाई जाती है ना। उन लोगों ने भी समझ लिया था कि अंग्रेज जाएंगे, तो इनसे ऐसी दोस्ती बनाओ कि हमको दे के जाएं। तो 1819 के बाद राजनीति में की ठंडी धारा यानी नरम दलीय राजनीति में वो लोग जाने लगे जो मौके की ताक में थे। इनमें गांधी हैं, इनमें नेहरू हैं, ये सब देखिए आप इसके बाद ही हैं। तो ये सब लोग भारतीय राजनीति की ठंडी धारा के नेता हैं, जो बड़े ठंडे हिसाब किताब से राजनीति में गए थे कि जब ये जाएंगे तो इनसे इतना दोस्ती बढ़ा लो कि माई बाप हमें को दे जाओ, हम आपका काम करेंगे। ऐसे धीरे धीरे चलती है राजनीति। जैसा पढ़ाते हैं एकदम फट फट, ये बता दिया वो बता दिया, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, ये बहलाने फुसलाने की चीज है, गहराई से पढ़ना चाहिए। तो जो क्रांतिकारी थे वो तो देशभक्त थे, वो राजनेता थे ही नहीं। और जो सचमुच के देशभक्त राजनेता थे वो गरम दल के कहलाने लगे, चाहे वो लोकमान्य तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे बिपिन चंद्र पाल हों, श्री अरविंद हों, ये लोग तो देशभक्त थे। लेकिन ये जो ठंडी धारा नरम दल में गए हैं वो ठंडे लोग, सोच समझ के, समीकरण बैठा के, ताक के, दूर तक देख के, 20 साल बाद 30 साल बाद क्या होगा, तो ये सत्ता में गए हैं। जब ये सत्ता में गए तो ये वहां जब जाते थे इंग्लैंड, तो उन्होंने देखा उसी समय संपूर्ण यूरोप में अचानक फ्रीडम मूवमेंट चलने लगे। पहला फ्रीडम मूवमेंट आयरलैंड के लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध छेड़ा, तो आयरिश लोगों के पक्ष में यूरोप में हवा फैल गई। तो अचानक यूरोप में जो प्रबुद्ध लोग हुए वो सब के सब उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखने लगे जो स्वाधीनता आंदोलन चला रहे हैं। आयरलैंड के प्रति इंग्लैंड में जबरदस्त सहानुभूति थी, और आयरलैंड के लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वालों से बड़ी सहानुभूति थी। बहुत सी आयरिश स्त्रियों और पुरुषों ने बड़ी मदद की है। आप लोग फिल्म में भी देखोगे तो वो सही है, वो उधम सिंह वाली फिल्म में दिखाते हैं ना, मिल्खा सिंह। हाँ, तो वो सही बात है, आयरिश लोग भारतीयों से बहुत सहानुभूति रखते थे। तो स्वाधीनता संग्राम की बात कहने पर यूरोप में सहानुभूति हो जाती थी। तो ये जो वहां गए थे, इन्होंने कहा हम भी स्वाधीनता संग्राम लड़ रहे हैं। ये जो स्वाधीनता संग्राम शब्द चला है, ये यूरोप की नकल में चला है, क्योंकि उसके पहले, अभी हम मुगल वाले में भी आपको बताएंगे, संपूर्ण तत्कालीन समकालीन लेखन में कहीं कोई गुलामी की बात ही नहीं है। कोई ये मान नहीं रहा है, भाई मनते आए थे, अच्छा वहां छल से आ गए हैं, वहां राज कर लिए हैं, सब अपने अपने हिसाब तिकड़म में लगे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब आप इतने बड़े देश को पहले तो आप रिड्यूस करके किसी एक छोटी चीज में बना दें, फिर उसकी संधि आदि को गुलामी कह दें, ऐसा नहीं होता ना। इतना बड़ा देश है, हम इतने महान देश के नागरिक हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, इसका विस्तार से पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने स्वाधीनता कहना शुरू कर दिया, वी आल्सो वांट इंडिपेंडेंस, क्यों यूरोप में हमदर्दी मिल जाए। तो अचानक इंडिपेंडेंस की बात, तब भी गांधी जी को हिम्मत नहीं हुई। पहले उन्होंने स्वराज कहा है, जो पहला चलाया है, तो स्वराज आंदोलन, कोई गुलामी की तो बात ही नहीं है। आप पढ़ लीजिए इतिहास, गांधी जी के आंदोलन को स्वराज आंदोलन कहा जाता था। स्वराज लाएंगे मतलब ये कुराज है, खराब राज है, तो हमको स्वराज लाना है। अचानक जब जवाहरलाल नेहरू वगैरह ये कम्युनिस्ट झुकाव वाले लोग आए हैं, तो फिर ये गुलामी की बात करने लगे, क्योंकि इनको तो सारी दुनिया गुलाम लगती है, जो कम्युनिस्ट नहीं है वो गुलाम है। सब जगह लिबरेशन मूवमेंट चलाते हैं। लेनिन और स्टालिन बहुत ही भयंकर, बहुत ही निम्न स्तरीय गुंडे थे, तो इन्होंने रूस में गुंडागर्दी की, उसको कहती है लिबरेशन मूवमेंट है। तो ये गुंडे जो हैं, ये अपनी गुंडागर्दी को लिबरेशन कहते हैं, मुक्ति संग्राम। तो नेहरू वगैरह भी जी गुंडों के दोस्त थे, तो इन्होंने भी इसको मुक्ति संग्राम कहना शुरू कर दिया। ऐसे चला है, इसका भारत की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कहाँ गुलाम है। तो ये जानना चाहिए, अपने देश के पक्ष को हो सके तो थोड़ा गरिमापूर्वक पेश करना चाहिए। पर आप बहुत सत्यनिष्ठ हैं, हालांकि जीवन में सत्यनिष्ठ ये लोग दिखते नहीं हैं जो पुस्तकें लिखते हैं ज्यादातर, लेकिन मान लेते हैं इस विषय में सत्यनिष्ठ है, तो सही सही लिखो कि भाई इतना था,
90 वर्ष आधे भारत में अंग्रेजों ने हिंदुओं के सहयोग से शासन किया। ये हुआ ना सही फ्रेम। शब्दों का खेल है ना, तो शब्द तो सही बोलना चाहिए कि 90 वर्ष तक आधे भारत में महत्वपूर्ण हिंदुओं के सहयोग से अंग्रेजों ने शासन किया। अपने बल पर तो एक भी दिन शासन नहीं किया कहीं। कितने बजे खत्म करना है? 1:30 पौने 2 जब कहे। इसको जानना चाहिए। और लिखना तो फिर लिखा तो वस्तुतः तो ये कहा जाता है कि इनका एक, हमने तो सदा कहा है कि इसको कहेंगे हस्तक्षेप, है ना। ये आजकल की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की भाषा में कौन है अंग्रेज? आपको कोई अधिकार नहीं था यहाँ आने को, तो आप कौन हुए? आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स, है ना। इंटरवेंशन बाय आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स, अजनबी बाहरी लोगों का बलपूर्ण हस्तक्षेप। अरे इसको तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 47 में चले जाते तो आपको करोड़ों पौंड हर्जाना मिल जाता। लेकिन क्योंकि अब ट्रांसफर ऑफ पावर की क्या संधि है तो खैर हम बाद में बताएंगे, तो हमने पढ़ा है, कई हजार पन्नों का है, तो हमने उसमें से सेलेक्ट होकर जल्दी जल्दी में पढ़ा है। भयंकर संधि है, उस पर 2 मिनट बाद आएंगे, है ना। तो आपको तो हर्जाना भी वसूल किए इंग्लैंड से, कितना बड़ा पाप है। और उसको स्वाधीनता दिवस कहना भी पाप है, लेकिन अब अभी चूंकि अब सरकार सबसे बड़ी पावरफुल संस्था बन गई है तो कह नहीं सकते, मुकदमा चल जाएगा, जेल में डाल देंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर डे कम से कम हमने बहुत बार कहा है, भाई सत्ता हस्तांतरण दिवस मनाना तो शुरू करो, सच तो बोलो, इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है। 15 अगस्त ट्रांसफर ऑफ पावर डे है ना। अब मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि भाई विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कम से कम एक छोड़ तो दिया है, छोटा है ना। ऐसे ही होता है राजनीति में, धीरे से कोई चीज डाली जाती है फिर फैलती जाती, कम से कम लोगों को ध्यान में तो आएगा उस पर विभीषिका का। तो ये तो ऐसे तो गुलाम नहीं कहते। भारत जैसा जो देश है उसकी विशालता को याद करिए। अब अपन चलते हैं, क्योंकि इतिहास का विषय, जब राजनीति का होगा तो मॉडर्न सिस्टम बताएंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो यह हुआ, आपने इंडिपेंडेंस करके यूरोप के लोगों की सहानुभूति अर्जित की, फिर यहाँ सत्ता आ गई, फिर पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि देशभक्ति थी नहीं नेहरूवादी में, तो इन्होंने फिर पढ़ाने शुरू कर दिया गुलामी के साथ, भारत गुलाम रहा। और उसमें हमारे लोगों ने पढ़ा जो पक्के हिंदू हैं, धर्मनिष्ठ हैं, राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अधिक विवेक नहीं होने से, अधिक खोज नहीं होने से उनको भी, और फिर उसको लगा कि जरा बड़ा भावुक है, अच्छा आह्वान हो जाता है, हम गुलाम रहे अब ये करेंगे। भाई अपने देश के विषय में अवमानना कारक वाक्य मत बोलिए, चाहे आपके मन में राष्ट्रभक्ति है चाहे कुछ हो, सत्य बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे उसको, कोई बात नहीं, जो हो गया फिर भी बहुत बड़ा काम, अच्छे काम भी तो किए हैं, लेकिन इसको करेक्शन की जरूरत है, करेक्ट करने की। इसलिए भी बंद करना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए, अभी योगेश जी बैठे हैं, आयुर्वेद परिषद बनाई है, आज भी देश में आयुर्वेद के इतने जानकार हैं। संस्कृत भारती चल रही है, संस्कृत भारती के बाहर भी संस्कृत के जानकार हैं। ऐसी कोई विधा नहीं है भारतीय विद्याओं की जो अभी भी पर्याप्त नहीं हो। आप समझते हैं वास्तविक गुलामी में आप बचते? अरे अरब में भी तो सनातन धर्मी ही थे, और इंग्लैंड में भी तो कभी सनातन धर्मी ही थे। नई पुस्तक आई है, आप लोग क्योंकि पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो पढ़ लीजिए, पीपुल्स ऑफ यूरोप सीरीज चली है। पीपुल्स ऑफ यूरोप सीरीज में साफ बता रहे हैं, भारत को देखिए, ध्यान रखिए, संपूर्ण यूरोप का जो रूलिंग इलीट है वो एक ही देश से घबराता है, भारत से। अपने महत्व को समझिए। इसलिए जहां भारत दिखता भी है साफ साफ, वो भारत नहीं दिखते। तो उन्होंने क्या कहा है, पीपुल्स ऑफ द यूरोप सीरीज में सब जगह बता रहे हैं कि हम सेंट्रल एशिया से आए, सारा यूरोप। वो नस्लवाद हवा हो गया। हमारे यहाँ तो अभी भी पुरानी बात बता रहे हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन फलाने का। वहां एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो व्हाइट मैन्स बर्डन शब्द आजकल बोलता है और शर्म से सिर झुका देता है। अब वो श्वेत मनुष्य हैं और हम महान हैं, एक भी इंग्लैंड में आपको पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलेगा, बल्कि वो लज्जा से सिर उठाते हैं कि हाँ हमसे एट्रोसिटी हुई, अत्याचार हुआ। हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? उस समय के शब्द चल रहे हैं 19वीं शताब्दी के। नस्लवाद खत्म हो चुका है यूरोप से, संसार के पढ़े लिखे प्रबुद्ध जगत से, और अब वो कह रहे हैं कि हम तो साफ मध्य एशिया से आए हैं। असल बात यह है कि वो भारतीय लोग हैं, सब भरतवंशी क्षत्रिय हैं ज़्यादातर, और अन्य जाति के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, सबसे ज़्यादा वैश्य और क्षत्रिय गए हैं, कुछ ब्राह्मण भी गए हैं, सब भरतवंशी ही हैं। और हमारे पुराण तो यही कहते हैं सब ब्रह्मा की संतान है ना भाई, सभी मनुष्य हैं। हम तो नस्ल कहीं मानते नहीं हैं। अंग्रेज कोई अलग नस्ल नहीं है, वह आश्रम का पालन नहीं करने से, सनातन धर्म का पालन नहीं करने से भ्रष्ट हो गए लोग हैं। तो अब तो हम भी वही हुए जा रहे हैं।
सनातन धर्म का पालन अगर नहीं किया तो आप वही हो जाएंगे जो वो हुए थे। आप म्लेच्छ हो रहे हैं, हम सब म्लेच्छ हो जाएंगे, होंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना अभी भी सारी धाराएं सुरक्षित हैं और उनके, लेकिन उसका महत्व समझने की चीज है। आप किसी जादू से नहीं बचे हैं। अगर हमारे यहाँ अभी भी आयुर्वेद है, अगर हमारे यहाँ अभी भी संस्कृत है, अगर हमारे यहाँ अभी भी वेदों का पाठ वैसा ही होता है जैसा लाखों वर्ष पहले हो, संसार का कोई समाज ऐसा नहीं है जहाँ इतना पुराना कोई पाठ होता हो उसी ढंग से। लाखों वर्ष पूर्व जिस तरह वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे वैसे आज भी पढ़ने वाले लोग भारत में हैं और लगभग हर शहर में समय समय पर गूंजती है वो आवाजें। आप इसका महत्व दुनिया समझ रही है। इतने प्राचीन वैदिक मंत्रों का ज्यों का त्यों गूंजना बहुत बड़ी घटना है मानवीय इतिहास में। तो ये भारत का महत्व है। हमारे पास सारी ज्ञान धाराएं बची हैं, तो रोना बंद कर दें। गुलामी की बात घृणित है, पाप है, ये समझ के धीरे धीरे छोड़ दें। भले हमारे पूर्वज, हमारे अपने लोगों ने कही, अधिकारियों ने कही, उसको विनम्रता से छोड़ दें, उपेक्षा करें धीरे धीरे। हम कभी गुलाम नहीं रहे। गुलाम लोगों का ये कुछ नहीं बचता। जो जो देश गुलाम थे वहां कुछ बचा ही नहीं है। स्वयं इंग्लैंड की हिस्ट्री है ना और यूरोप के प्रत्येक देश की कि हम लोग पैगन थे। सनातन धर्म को के उस रूप को जो वहां यूरोप में था वो पैगन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की पूजा करते थे। उनके पास यही मूर्खों की तरह शब्द है। अरे प्रकृति की पूजा कोई नहीं करता भाई, सब जगह डिवाइन फोर डिविनिटी को देखता है, देवत्व को देखता है। वो देवता की पूजा है, परमात्मा की पूजा है। मूर्खों को प्रकृति ही दिखती है। हम पेड़ को पूजे हैं तो पेड़ थोड़ी पूज रहे हैं, पेड़ में देवत्व है, उसकी पहचान कर रहे हैं। लेकिन वो उनके पास इतने ही मोटे मोटे शब्द हैं तो वो कहते हैं ये तो नेचर वर्शिपर थे इसलिए पैगन थे। तो सारे तो पैगन थे। अब कहाँ बचे हैं? यूरोप में तो पैगन नहीं बचा है कोई प्रमुख। बचे हैं थोड़े से छुटपुट दबे दबे, किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है। तो यूरोप में सनातन धर्म कहाँ है? जब उन्होंने वहां सनातन धर्म नहीं छोड़ा, जो उनका अपना क्षेत्र है, तो यहाँ कैसे छोड़ता है? अगर आप गुलाम होते तो एक सामान्य तर्क भी चलाइए। उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। आप में कोई खासियत है कि छोड़ दिया, या आपका दिमाग खराब है जो आप गुलाम गुलाम रट रहे हैं? गुलाम होते आप तो कुछ बचते ही नहीं। मैं रामेश्वर नहीं होता, ये योगेश नहीं होते, वो समीर मोहन नहीं होते, कुछ और नाम होता, अल्फांसो वगैरह। किस दुनिया में रह रहे हैं? तो अपने इतिहास को ठीक ठीक जानना चाहिए। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम हिस्ट्री है भाई। पहली बात तो ये कि भारत में तो मुसलमानों का शासन एक भी दिन नहीं रहा, उसी कसौटी पे जैसा हम कहते हैं। हिंदू मुस्लिम साझा शासन है कुछ अंचलों में। बिना राजपूतों के तो ये मुगल, इनको तो ऐश और लोफरई से और लौंडेबाजी से फुर्सत ही नहीं थी। ज्यादातर तो लौंडे रखते थे, गिलमा जैसे कहते हैं ना। इनको लड़की से ज्यादा तो लड़के चाहिए थे। इतने लिजे गंदे लोग, ऐसे लोग कहीं लड़ पाते हैं? आप समझते हैं? और ताजमहल बनाएंगे, फालतू की बातें चल रही हैं। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने कहीं कुछ बनाया है? सब कुछ हमारा बनाया है, इसको छीनना और उसी को रंग रोगन कर देना, ये इनको आता है। इनकी हैसियत क्या थी? लौंडेबाजी से और वेश्यावृत्ति से और व्यभिचार से फुर्सत कहाँ थी किसी भी मुसलमान को? राजपूतों को रख लिया। राजपूतों में आपस में उस समय, चूंकि देखिए मॉडर्न नेशन स्टेट तो यूरोप में भी 150 साल पहले एक भी नेशन स्टेट नहीं था। इंग्लैंड नेशन स्टेट नहीं था 18वीं शताब्दी के आरंभ में, 20 राज्यों में बटा था। नेशन स्टेट सब बने हैं 1850 के आसपास। तो उसी समय भारत में भी नेशनलिटी की बात आ गई, ठीक है ना। तो उस समय ये लोग सब अपने आप को मानते थे, वीर तो थे ही, सोचते थे इससे संधि कर लेंगे, वहां चले जाएंगे। तो आपस में संधियां कर रहे हैं। एक राजपूत दूसरे राजपूत को हराने के लिए मुगल से संधि कर रहा है। तो उसको सही सही समझिए ना। सब हिंदू मुस्लिम साझा शासन कह लें तो भी चलेगा। वस्तुतः तो मुस्लिम शब्द ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम शब्द अभी चला है। पहले तो अपन लोग इनको सारे वही लोग तुरक कहते थे। पुराना साहित्य पढ़िए, सब तुरक कहे जाएंगे। आप पढ़ लीजिए साहित्य में, हिंदी में भी इनको तुरक, क्योंकि ये भरतवंशी तुरुष्क क्षत्रिय हैं, जिनका वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों जगह उल्लेख हुआ है। तुरुष्क क्षत्रिय हैं, तुर्की में इन्होंने साम्राज्य बनाया। और इसके बाद किसी समय ऐसा है कि तमस तो बढ़ता ही रहता, भारत में भी तो बढ़ा हुआ है। भोग की लालसा से उनको पता चला अच्छा कोई ऐसा भी विश्वास है कि उसमें कितनी भी औरतें रख सकते हैं, 4 तो यूं रख लें, फिर बांदी भी रख लें, और सब जायज हैं। और कैसे भी लूट लो, कितनी भी क्रूरता करो। यहाँ तो राजा के ऊपर तो, हिंदू राजा पर तो जबरदस्त अंकुश होता था। पापी कह देंगे लोग, भोगी विलासी, एकदम निंदा कर देंगे, है ना। तो सनातन धर्म के अनुशासन से मुक्त होने की लालसा से ये लोग इस्लाम को कबूल कर लिए। क्या इस्लाम मानते थे?
अरे कुरान के अनुसार तो दो व्यक्ति नहीं मिलेंगे किसी भी मुस्लिम देश में, भारत में भी नहीं है। मेरी पुस्तक है बनावटी मुसलमान, उसको देख लीजिए। कुरान में क्या लिखा है? कुछ गुनाह हदूद गुनाह होते हैं, यानी क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, हदूद गुनाह। हदूद गुनाह उसमें कहा है कोई भी मुल्ला मौलवी यानी कोई भी इस्लाम का बड़े से बड़ा आदमी और कोई भी शासक रूलर बादशाह माफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह के समक्ष किए गए क्राइम है। और हदूद गुनाह क्या है? पहला हदूद गुनाह है किसी भी तरह का नशा करना हदूद गुनाह है, यानी बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट, चुरुट, केमिकल नशे कुछ नहीं कर सकते। 90% मुसलमान वही कर रहे हैं। नशा करना, नशे का कारोबार करना, नशे के वस्तुओं की खेती करना, नशे के कारोबार में सहयोग करना अथवा उससे मुनाफा कमाना हदूद गुनाह है। मुझे बताइए, आधी आबादी तो यूं साफ हो जाती। इसके बाद आइए उससे भी आगे, इन्हीं कुरान की बात कर रहे हैं। इसके बाद अल्लाह की बनाई कायनात की नकल करना, यानी मनुष्य का चित्र बनाना, पशु का चित्र बनाना, पक्षी का चित्र बनाना, चिड़िया बनाना, सब हदूद गुनाह है। चलिए साहब, आप मोमिन बन जाइए। मैं तो कहता हूँ भारत में अच्छा शासन आ जाए, हमें सभी धर्मों के साथ न्याय करना चाहिए। हम हिंदुओं की तो बहुत सी किताबें हैं, इसलिए इन पर कैसे करें भाई? जो जिस किताब को माने बता दे, जिस पुस्तक को। और मुसलमानों की एक ही किताब है, तो भारत शासन घोषित कर दे कि हम इस्लाम का बहुत आदर करते हैं और इसलिए कुरान के अनुसार चलना हर मोमिन के लिए फर्ज है। क्योंकि कुरान में ही लिखा है कि जो कुरान के अनुसार नहीं चलता वो मुनाफिक है, और मुनाफिक को मदरसे में, कब्रिस्तान में कहीं कोई अधिकार नहीं है। तो भारत में जितने लोग मुकदमा लड़े हैं अयोध्या मामले में या कहीं भी, सब मुनाफिक हैं। और अगर हम लोगों में ये चेतना होती तो हम ये प्रश्न उठा सकते थे, भविष्य में कर सकते हैं कि ये मुनाफिकीनों को तो कोई प्रश्न उठाने का, माने कोर्ट में जाने का हक ही नहीं है। किसी भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड में रहने का अधिकार नहीं है, और कुरान के अनुसार वो सब मुनाफिक हैं। क्योंकि आप अपने बच्ची को अपनी फोटो नहीं खींच, आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। आधार कार्ड बनाना हदूद गुनाह है। और बच्चों को चिड़िया वाली फोटो किताब पढ़ाना और मनुष्यों की किताब पढ़ाना, सब तो हदूद गुनाह है। चल भैया, कुरान का पालन कर। हम विकल्प देते हैं, आपकी एक ही किताब है ना, आप उस किताब का पूरा पालन कीजिए या तो छोड़िए, या भारत के सामान्य कानून को मानिए। तो ये राजनीति की जब बात करेंगे तब उसमें और विस्तार से आएंगे। ये है राजनीति का रोल। अगर शासक को ये पता हो तो इनकी तो नकेल ऐसे की जा सकती है। ये सारे हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अगर थोड़ी भी हैसियत का है तो हज जाए। ना कभी हुमायूं हज गया, ना बाबर हज गया, ना अकबर हज गया, ना शाहजहां हज गया, ना औरंगजेब जिसे बड़ा कट्टर कहते हैं हज गया। ये तो सब मुनाफिक हैं। हज क्यों नहीं गए तुम भाई? तुम तो बादशाह कहते हो अपने आप को। तो इनको हम लोगों को सत्यनिष्ठा से देखना चाहिए और वही लिखना चाहिए, भाई ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो कोई बदमाश है, मुनाफिकीन है ना। और इसलिए इनका अपराध कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन्होंने कुरान के पालन में कुछ नहीं किया, ये अपनी लिप्सा के लिए किया है, इसलिए और ज्यादा दंड नहीं है। हम तो तब भी मानते जब वो कुरान के पालन में करते, ये जरूर जोड़ देना चाहिए। हम कुरान को नहीं मानते, लेकिन तुमको कुरान को मानना पड़ेगा। अगर तुम कुरान का पालन करते हुए भी अत्याचार करोगे तो हम मारेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं आत ताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारेयन। आज ताई आ रहा है तो बिना विचार किए मार दो। हम तो तुमको मारेंगे, लेकिन तुम तो कुरान के अनुसार चलो भाई, कुरान के अनुसार नहीं चलते। खैर, तो ये हिंदू मुस्लिम साझा शासन कहलाएगा या हिंदू मुनाफिकीन साझा शासन। हम लोगों को इतिहास में राजपूत मुनाफिकीन साझा शासन, मुस्लिम शासन भारत में एक दिन नहीं रहता, एक दिन नहीं रहा। एक दूसरी बात, पहले तो अधिकांश समय ये फतेहपुर सीकरी में ही थे ना। दिल्ली और फतेहपुर सीकरी के बीच के जागीरदार को वो बादशाह कहें, समझ में आता है। आप कैसे बादशाह कह के पढ़ा सकते हो? इतना विराट देश, उसी समय इतने बड़े बड़े राज्य हैं, त्रावणकोर कोचीन है, मैसूर है, विजयनगर साम्राज्य है। आप सबकी अनदेखी करके इनको बादशाह कह देंगे? हिंदुस्तान का अपमान है। किसी भी मुगल, तुर्क, चगताई, जो भी उनकी पहचान है, किसी भी चगताई को, ये तो सब चगताई है ना, अकबर वगैरह, किसी भी चगताई को, किसी भी अफगान को आप भारत का बादशाह कैसे कह सकते हैं? उसकी हैसियत क्या है? तो जो सही हैसियत है वो बताओ, नहीं तो ये देशद्रोह में आना चाहिए। जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं अब तक, उनको हिंदुस्तान का बादशाह कह के उन पर देशद्रोह का अभियोग लगाया जाना चाहिए।
और उनके एक कानून आना चाहिए कि हम उनके वंशजों से उनकी संपत्ति को करेंगे, क्योंकि उन्होंने 4-4 पीढ़ियों को गुमराह किया है। पहले मांग तेजस्वी तो उठाओ, फिर होगा नहीं घबराए। हमारे लोग हिंदुओं की ये बड़ी समस्या है, कोई तेज बात बोल दो तो घबराने लगते हैं, ये कैसे होगा, मोदी जी ये नहीं करेंगे। अरे मोदी जी को छोड़िए, आप बौद्धिक रूप से तो मांग उठाइए कि जिन्होंने भारत में इन टुटपुंजिए मुगलों को बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह कहा है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनके क्षतिपूर्ति के रूप में उनके संतानों से और उनके घर से संपत्ति वसूल की जानी चाहिए, और वो एक रक्षा कोष में जमा होना चाहिए जहाँ हिंदू धर्म की पढ़ाई हो, क्योंकि उसके बारे में झूठ फैलाया है ना। क्षतिपूर्ति होनी चाहिए ना हिंदू धर्म की। तो बौद्धिक काम ये सब है, तेजस्वी मांगे उठाना। छोटा सा इलाका है, दिल्ली और आगरा के बीच में जागीरदार है, इतना बड़ा देश पड़ा है, आप उनको हिंदुस्तान का बादशाह कह रहे हैं, कमाल है आप। यानी भारत का इतना बड़ा अपमान। और उसी समय देश में कितने बड़े बड़े राज्य हैं। स्वयं अंग्रेजों ने जो नक्शा छापा है, अंग्रेजों का खुद का छापा हुआ नक्शा है, ये लिखिए, ये है इंडिया इन 1561, ये ब्रिटिश मैप है। उसमें ये बता रहे हैं अकबर का शासन, देख लीजिए खुद उनके अनुसार अकबर का शासन ये बता रहे हैं, जबकि काफी बढ़ा के बता रहे हैं। और ये सब भारत है, ये भारत वो अंग्रेज कह रहे हैं उस समय 16वीं शताब्दी के अंत में भारत की ये स्थिति है। अकबर की किंगडम यहाँ से यहाँ तक है, और ये से सब उसमें दिया हुआ है। यहाँ राजपूत हैं, मालवा है, गोंडवाना है, मतलब इतिहास। कहाँ मुसलमान कैसे भारत के बादशाह हो गए भाई? जिस इलाके में थे उतना लिखो कि हिंदुओं के सहयोग से इन्होंने इस इलाके में इतने वर्ष ऐसे ऐसे किया। अच्छा, हिस्ट्री राइटिंग। अब आपको मुख्य बात, एक दूसरी बात, ये तो बता दिया ना कि कहाँ थे उसी समय, कितने बड़े बड़े राज्य हैं। विजयनगर साम्राज्य है, त्रावणकोर कोचीन का है, उसके पहले तो खैर चोल, चालुक्य, चेर और पांडव जो हैं, उस पीरियड को भी ओवरलैप करके कई बार उसको भी अधीन बता देते हैं मुसलमानों का। भाई 16वीं शताब्दी तक तो कई जगह चोल और चेर भी हैं, लेकिन विजयनगर साम्राज्य तो है ही ना विधिवत ऑफिशियल। और त्रावणकोर कोचीन है, और राजपूत हैं, और मराठे हैं। मराठी कितनी बड़ी शक्ति है, लेकिन नहीं पढ़ाना है। मुसलमान भारत में 1100 वर्ष, अरे क्या आप पढ़ रहे हैं? क्यों हिंसा पैदा कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं उसको लेके? किस माई के लाल में हिम्मत थी कि भारत को 1100 वर्षों गुलाम रखे? कोई पैदा ही नहीं हुआ, संसार की सबसे वीर जाति है। फालतू की बात है। मैंने देशभक्ति जगाने के लिए झूठ मत बोलो भाई, बंद करो। वो अनजाने बोल दिया, उस समय ब्रिटिश प्रोपेगेंडा से शिकार थे। अब हम लोग 2022 में क्या कर रहे हैं? किसी की निंदा नहीं करनी है, वो सब देशभक्त लोग थे, उन्होंने उस समय बोल दिया। सत्य को जब जानो तभी फैलाओ। अब बंद करिए ये कहे कि 1100 वर्ष की मुसलमानों की क्या हैसियत है भारत में, क्या किया है, पाकिस्तान कैसे बना है। अरे आपको भारत में श्रद्धा नहीं है, योगेश जी को तो पता ही होगा। हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, नारे लग रहे थे 1950 में। क्यों? क्योंकि हंस के लिया है। अंग्रेजों की योजना से आप चर्चिल का सीक्रेट पास पढ़िए, सीक्रेट पेपर्स ऑफ चर्चिल है ना, चर्चिल के सीक्रेट पेपर्स पढ़िए। पुस्तक प्रकाशित है 7 खंडों अलग अलग। उसमें बाकायदे वार काउंसिल में, वार कैबिनेट में जो बहस हो रही है, इन लोगों की एक ही अच्छी आदत है जो वस्तुतः उनके लिए हानिकर है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी। अंग्रेज सब चीज छाप देते हैं कुछ समय बाद। तो वार कैबिनेट की छपी है, उसमें चर्चिल कह रहा है अपने उससे सेनापति से, अरे बंद करो हिंदू सैनिकों को बुलाना, जानते नहीं हो युद्ध में, युद्ध की समाप्ति के बाद ये हमारे चूतड़ में लात मार के हमको हिंद महासागर में फेंक देंगे। शब्द हैं चर्चिल के। तो वो हंसते हैं सेनापति, और ये नाराज हो जाता है। तो रूजवेल्ट मजा लेता है। रूजवेल्ट दूर था, शांत थी उसको। तो रूजवेल्ट और ये फ्रांस का राष्ट्रपति उस समय, उसमें लिखा है कि ये मजे लेने के लिए चर्चिल को और चिढ़ा देते थे हिंदू आर्मी, तो वो और नाराज, इंडियन आर्मी ऐसे वो कांपता था। वो कहते थे अरे भैया जो होगा बाद में देखा जाएगा। वो तो सेनापति थे, वो कहते थे अभी हम खत्म हो जाएंगे, तुम कहाँ की बात कर रहे हो, हिंदू सैनिक फेंक देंगे, उसका इलाज कर लेंगे, हमको युद्ध तो जीतने दो। तो प्राइम मिनिस्टर के कथन को ओवर रूल किया है ये सीक्रेट जो वार कैबिनेट की मीटिंग है उसकी प्रोसीडिंग्स में है। और चर्चिल डर रहा है कि ये हमको लात मार के फेंक देंगे। तब उस डर से उन्होंने सोचा कि चिंता नहीं, पहले युद्ध जीत लें। युद्ध जीतते ही उन्होंने सोचा कि इस महान देश के भीतर एनिमी स्टेट खड़े करो, शत्रु राज्य।
तो भारत के भीतर शत्रु राज्य खड़ा करने के लिए पाकिस्तान पूरब और पश्चिम में बनाया गया। तो कैसे खड़ा किया? तो हमारे जो एजेंट हैं, 3 एजेंट हैं अंग्रेजों के, जिन्ना, गांधी और नेहरू, तीनों से कहा ये करो, तुम क्या कर रहे हो, तो हम तुमको दे जाएंगे। तो भारत के भीतर एनिमी स्टेट खड़ा करने का काम नेहरू, गांधी और जिन्ना ने मिलकर किया। तीनों अंग्रेजों के चेले हैं। ऐसे हुआ, इतिहास को सही तो पढ़िए। तो ये एनिमी स्टेट खड़ा कर दिया था कि ये ताकतवर राज्य है, पता नहीं क्या करे कल को इंग्लैंड में, और सचमुच भारत को तो अधिकार है। अब तो दौर अलग है दुनिया का, और दूसरे कारण हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बन गई हैं। अन्यथा थोड़ा पहले 47 में हम चाहते तो इंग्लैंड पे कब्जा कर सकते थे। इसी ने ऐसे कि तुम हमारे यहाँ कैसे आए, और वो यही घबरा रहे थे कि बाप रे, इन लोगों में तो मॉडर्न आर्मी भी आ गई है, सब समझ भी आ गई है, कहीं को हमको कब्जा न कर लें। तो एनिमी स्टेट बना दिया पाकिस्तान। गांधी और नेहरू ने तस्तरी में सजा के दिया है। कोई मुसलमानों की वीरता से बनना है पाकिस्तान? मुसलमानों में हिम्मत थी कि पाकिस्तान बना देते हैं? थोड़े से डायरेक्ट एक्शन, हर चीज को अतिरंजित। कितने लोग मारे गए डायरेक्ट एक्शन में? उससे ज्यादा तो विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। सेना काहे के लिए होती है? थोड़े से मारे गए तो आप कुचल देते। डायरेक्ट एक्शन बहाना था, पाकिस्तान बनाना था, है ना। गांधी और नेहरू और जिन्ना ने सोचा डायरेक्ट एक्शन का खूब हल्ला कर दो, मार रहे हैं हिंदुओं में, कोशिश करो भय पैदा हो जाए, अरे अरे ये तो मार डालेंगे, इनके साथ नहीं रह सकते। सब मिली भगत है। संसार की सबसे बड़ी वीर जाति को आप डरा रहे हैं, कैसे मार डालेंगे, हम उनको कुचल देंगे। नेहरू और गांधी ने पाकिस्तान बनाया है अंग्रेजों की शह पर, भारत में एनिमी स्टेट बनाने के लिए। तो सही इतिहास जानिए। मुसलमानों की हैसियत नहीं थी पाकिस्तान लेने की। भारत में आज भी मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। अगर स्टेट का प्रोटेक्शन नहीं हो तो हिंदू चीर के रख देंगे मुसलमानों को। भारत के राज्यकर्ता दोषी हैं मुसलमानों के अत्याचारों के लिए। इनकी हिम्मत कहां पड़ सकती है हमारे साथ कुछ भी करने की? हम बस्तियां हम नहीं जला सकते। हमको तो कहा ही है कि आत्ता इनम आयंतम हन्यादेव विचार्यन, हम बस्ती की बस्ती जला सकते हैं, लेकिन हमारा शासन न तो निष्पक्ष है। भारत में 4 पीढ़ियों से कोई निष्पक्ष शासन नहीं है। तो ये सब बातें उठानी पड़ेंगी। आप निष्पक्ष हो जाइए, फिर देख लीजिए जानबूझ के मुसलमानों का हॉरर खड़ा किया जाता है। पहले तो आप उनको मारने दो, लूटने दो, और फिर भय पैदा करो हिंदुओं में। तो पाकिस्तान मुसलमानों की वीरता से नहीं बना है। मुसलमानों में ऐसी कोई वीरता नहीं है, हिंदुओं के समक्ष कोई वीर नहीं है संसार में, पर उनको मौका दो, शासन दबा रहा है उनको। तो ये जानना चाहिए कि मुस्लिम हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ये तो इरफान हबीब और ये सब लफंगे जो हैं, ये मिलजुल के, आप बरेली का देख लीजिए ना, चलिए उदाहरण भाई, ये तो अश्वत्थामा और पांचाली का क्षेत्र है ना। आधा भाग अश्वत्थामा को मिला था, दक्षिणी पांचाल, और उत्तरी भाग जो है, नहीं उत्तरी भाग शायद अश्वत्थामा को मिला था, दक्षिणी भाग उनके पास था, पांचाल के पास। पांचाली तो यहीं पैदा हुई थी ना, इसी क्षेत्र में। और आपके इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध भी आए थे एक बार, कहा जाता है, और तीर्थंकर पार्श्वनाथ तो थे ही। ये जैनों का, सनातन धर्मियों का, इन्हीं सब का क्षेत्र है ना। और इसकी स्थापना तो मकरंद राय ने की, लेकिन इन्होंने ऐसे कह दिया वो उसका गवर्नर था, बिना प्रमाण के। कोई भी अगर हिंदू राजा है, कुछ कर रहा है, तो तर्क में इसमें क्या लिया है? तर्क इन्होंने अंग्रेजों का लिया है। अंग्रेज जब आए तो इनको मुसलमानों से सहायता मिली, तो इन्होंने कोशिश की कि एक सेंट्रल अथॉरिटी दिखाओ। तो जो हिंदुस्तान का राजा है उसको भारत, दिल्ली का राजा है उसको हिंदुस्तान का राजा कह दो। शुद्ध इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, इसका सच्चाई से, जमीन से कोई रिश्ता नहीं। और जबकि सच्चाई क्या है, 1911 से पहले तो दिल्ली भारत की राजधानी है ही नहीं है ना भाई। अब ये भी लोग भूल गए। अरे 1858 में भी वो आके कोलकाता में राजधानी बनाए थे। 1911 में उन्होंने दिल्ली दरबार किया है, उस समय भी उनके ऊपर बम बम फेंका गया। लेकिन वहां क्या है, अनुशीलन समिति बहुत ताकतवर हो गई थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड कह रहे हैं, बंगाल में, है ना। बंगाल में अनुशीलन समिति इतनी ताकतवर हो गई थी कि सारा इंग्लैंड थर्रा रहा था। और मदन लाल धींगरा और ऊधम सिंह जैसे लोग उनकी छाती में घुस के तो गोली मार रहे थे, थर्रा रहे थे। तो उन्होंने कहा यहाँ से चलो, तो राजपूतों से गुपचुप बात की, आप आएंगे, हम दरबार कर रहे हैं, आपकी शान बहुत है, आपके आने पर बच जाएंगे। तो दिल्ली दरबार किया है राजपूतों के आश्वासन देने पर। तो फिर नींव रखी है। वस्तुतः तो ये वहां 34 में गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी 34 में बनी है, 47 में उनको भगना पड़ा है। 13 साल में तो लात मार के चले गए यहाँ से।
इतिहास को स्पष्ट ढंग से देखिए। दिल्ली भारत की राजधानी है ही नहीं है संपूर्ण इतिहास में। कभी नासिक है तो कभी थानेश्वर है तो कभी कन्नौज है, कभी पाटलिपुत्र सबसे बड़े समय राजधानी रहा है। दिल्ली कब से राजधानी हो गई? लेकिन दिल्ली के जागीरदार को हिंदुस्तान का बादशाह और दिल्ली का, हाँ बोलिए, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली रह जाती है। दिल्ली तो जागीर सारे देश के शासक थोड़ी थे पृथ्वीराज चौहान, हम देश की बात कर रहे हैं। ऐसे तो तोमरों की राजधानी भी थी, अनंगपाल तोमर की भी, है ना। ये सब किसी एक को बताना कि ये भारत का सम्राट है, ये तो झूठ है ना। उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं। पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, अपने राज्य के स्वामी थे। हमारे यहाँ केवल चक्रवर्ती सम्राट को माना जाता था भारत का सम्राट। स्थानीय राजा ऐसे तो प्रशंसा में, वो हमारे यहाँ चरखारी एक छोटी सी रियासत है उसके राजा भी भूपति ही कहलाते हैं। कविता लिखेंगे तो भूपति, नरपति सब कहा जाता है, लेकिन इतिहास तो कविता से नहीं लिखा जाएगा ना। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य के राजा थे, जयचंद उनसे बहुत बड़े राजा थे, और जयचंद ने कोई विश्वासघात नहीं किया, सब झूठा पढ़ाया जाता है, वो अलग विषय है। जयचंद को गद्दार कहना बंद होना चाहिए, बहुत झूठी बात है। बहुत ही महान राजा थे, पृथ्वीराज भी महान थे। एक साथ दो लोग महान हो सकते हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो गई, वो अलग बात है। मूल बात यह है कि दिल्ली भारत की राजधानी संपूर्ण इतिहास में कभी नहीं थी। हस्तिनापुर था, पाटलिपुत्र था, सबसे पहले अयोध्या थी, फिर नासिक हुआ, थानेश्वर हुआ, अलग अलग राजधानियां होती रही हैं, जैसे चक्रवर्ती सम्राट होते थे। दिल्ली कब से राजधानी थी? पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया दिल्ली में। तो इंद्रप्रस्थ तब वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, हस्तिनापुर में अंत में गए हैं। इंद्रप्रस्थ राज्य तो था ही, हमने कहा कि दिल्ली में राज्य नहीं था। दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी। दिल्ली राज्य की राजधानी तो दिल्ली ही रहेगी ना। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया क्यों? धृतराष्ट्र ने कहा कि जाओ वहां वनखंड में, है ना, खांडव वन में, तो जंगल में भेज दिया था, खांडव वन दिया था ना उनको। अभी भी जो चिड़ियाघर है वो खांडव वन में ही है। जो दिल्ली का चिड़ियाघर है वो खांडव वन का ही हिस्सा है, आज भी है, वो दिखता भी है खांडव वन। राजा बनने के बाद हस्तिनापुर गए, फिर हस्तिनापुर गए ना। जब वो सचमुच चक्रवर्ती सम्राट हुए, कुरुक्षेत्र में जब जीत गए तो कहाँ गए? हस्तिनापुर गए, इंद्रप्रस्थ नहीं आए। अगर वो इंद्रप्रस्थ आते तो हम मान लेते कि वो भारत की राजधानी है। हस्तिनापुर थी उस समय राजधानी, है ना। तो ऐसे तर्क दे दिया कि साहब वो दिल्ली में अगर है अंग्रेज तो वो भारत के ही राजा हो गए। ये सब तो इनके, तो इन्होंने भी क्या किया, जो दिल्ली का जागीरदार था उसको हिंदुस्तान का बादशाह कर दिया और उससे संधि करते रहे। सबसे ज्यादा मुसलमानों से लाभ इनको मिला है, और जितना वो फिर विस्तार हो जाएगा, जितना इन्होंने निचता की है, कितना किया है, वो अलग बात है। मुख्य बात यह है कि भारत में न तो मुसलमानों का एक भी दिन शासन रहा, न अंग्रेजों का अकेले शासन रहा। अंग्रेजों का शासन 90 वर्ष रहा, पर साझा शासन था हिंदुओं का। हमको इस तरह से इतिहास को बताना चाहिए। और आधे भारत में हिंदुओं के सहयोग से अंग्रेजों ने शासन किया, और ये मजबूर हो गए कि यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का शासन नहीं होगा। तो इतिहास को सही रूप में देखते आना चाहिए। अब जनगणना, अच्छा बहुत सी और बातें हैं। कितना टाइम हुआ? हो गया ना? हाँ लगभग। हाँ, तो 2 मिनट में हम बता दें, फिर आगे कल उसको बताएंगे, जिसमें काम करने की आवश्यकता है इतिहास में। इलियट एंड डाउसन नाम के 2 कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। सबसे पहले इलियट आया, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम, वो कंपनी का कर्मचारी था, तो कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अंग्रेज कर्मचारियों ने कहा कि हमको बड़ी दिक्कत जाती है काम करने में, और हमको लगता नहीं कि हम लोग यहाँ शासन कर पाएंगे। क्यों? बोले ये दिन रात कहीं रानी रासमणि, कहीं ये दुनिया भर की रानियाँ थी उस बंगाल में, तब तक बहुत सी रानियाँ थी, छोटे छोटे, है ना। इन रानियों की और राजाओं की महिमा गाते रहते हैं। साले आते तो हमारे, वो गाली दे के बोलते थे, हमारे यहाँ आते हैं नौकरी करने और दिन भर वही रटते रहते हैं, हमारे राजा ऐसे थे, हमारी रानियाँ ऐसी थीं, हमारे समय जेवर पहन के बहनें माताएं चली जाती थीं। तो बोले ये तो हमसे दबते नहीं। तो उसने कहा अच्छा, तो हम इतिहास लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि इनमें हीनता पैदा हो। ये लिखित है, इलियट एंड डाउसन की जो हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान है उसमें लिखा है पहले ही भाग में उसने, कि फिर हमने सोचा कि इनका इतिहास इस तरह से लिखा जाए कि इनमें हीनता पैदा हो, जिससे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज लोग यहाँ इनको दबा सकें। उसके आगे जो लिखा है वो हम कल बताएंगे। आप हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाएंगे और आपको कुछ समझ आएगा। इतनी गप भी किसी देश में चल सकती है, हम अगले भाषण में कल बता देंगे जब इतिहास का होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कैसा झूठ, और लिखित है लेकिन मेहनत नहीं हो रही है। बाबरनामा नाम की कोई पुस्तक कभी नहीं थी, सब इनका फैब्रिकेटेड है। बाबरनामा, जहांगीरनामा सब जालसाजी,
किसी भी मुस्लिम जागीरदार की, जिसे बादशाह कहते हैं, कोई किताब भारत में नहीं मिली। तो इन्होंने कहा कि हमको तुर्की में मिली, उसकी मूल प्रति तुर्की भाषा में थी। अब अरे भाई, अगर वो भारत में राज किए थे तो यहाँ होती ना, और उर्दू में होती। और फिर उसकी मूल प्रतियां सब पेरिस में अथवा लंदन में, तो 2 संग्रहालयों में है। और फिर उसका छापा है 19वीं शताब्दी में। अगर वो सचमुच उस समय की प्रतियां थी तो उससे पहले भी कभी चर्चा होती। जिनको आज इतिहास का आधार बनाते हैं, बाबरनामा, जहांगीरनामा, फलाननामा, ढिकाननामा, सब अंग्रेजों के द्वारा जालसाजी से रचित, जोड़ तोड़ से पढ़ी गई चीजें। कोई रिकॉर्ड ऐसा, कोई इतिहास में तो समकालीन साक्ष्य माने जाते हैं। हुमायूं के समय का कोई साक्ष्य नहीं, अकबर के समय का कोई साक्ष्य नहीं है। अकबर के समय का साक्ष्य तो जैन महाकाव्य, जैन एक बहुत बड़े महाकवि है, उनका है, तो बिल्कुल अलग चित्रण है। तो इन्होंने क्या किया, उनका हॉरर क्रिएट करो मुसलमानों का, जिससे कि ये लोग हिंदू हमसे मित्रता करें। और प्रोपेगेंडा में पहुंच सकती है, खासतौर से अगर स्टेट पावर साथ में हो। शिक्षा और संचार माध्यम पर नेहरू ने क्यों अंकुश लगाया? जो चाहेंगे फैला देंगे, सोवियत संघ की तरह। तो सोवियत संघ में भी बहुत झूठ फैलाया। लेनिन को बहुत बड़ा दार्शनिक बताते थे, गुंडा था। और स्टालिन तो बहुत ही थर्ड रेट गुंडा था, उसको तो भाषा वैज्ञानिक कह के पढ़ाते थे। और अंत में जब क्रांति हुई तो क्या हुआ? सबसे पहले लोगों ने लेनिन और स्टालिन की मूर्ति को गिरा के उसमें जूता रखा, है ना। सोवियत संघ में जो क्रांति हुई है उस समय सारी दुनिया में वो आया था, प्रसारित हुआ था। मैंने एक पत्रिका निकालता था, उसमें छापा भी था, स्टालिन की मूर्ति पर जूता रखे हुए रूसी नागरिक, है ना। तो ऐसे होता है, हमको भी जो हमारे 4 पीढ़ियों में पढ़ाया गया है, उनकी छाती पर जूता रख के खड़े होना चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए झूठ को।